स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेग्जिट के टॉपिक की एक एक्सटेंशन के ऊपर। आज जब हम 2020 में दाखिल हो रहे हैं और आज 1 जनवरी 2020 है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो, चूंकि हम ब्रेग्जिट के टॉपिक के ऊपर बात कर चुके थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो बनाई जाए ब्रेग्जिट के फ्यूचर के ऊपर और आपको बताया जाए कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या हो सकता है। चूंकि जो है वो ब्रिटेन में इलेक्शंस हो चुके हैं और हम देखते हैं कि जो बोरिस जॉनसन है वो जनरल इलेक्शन विन कर चुका है और तमाम अपोजिशन पार्टीज के ऊपर उसने मेजोरिटी हासिल कर ली है। अब जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुनियादी तौर पे अगर इस तरह की कोई पार्टी जैसे कंजर्वेटिव्स या बोरिस जॉनसन की पार्टी वहां पे जीती है, अगर वो जीत जाए तो उसको एम्पल पावर्स प्रोवाइड करती है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी देती है कि वो कोई भी मामला या कोई भी डिसीजन ले सकें। तो जो मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट है वो यूनाइटेड किंगडम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है इलेक्टिव डिक्टेटरशिप। तो इलेक्टिव डिक्टेटरशिप और जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, उससे पहले हम सारी बात कर चुके हैं इस टॉपिक के बैकग्राउंड के ऊपर कि ये जो ब्रेग्जिट का इशू है वो रेफरेंडम के बाद से जो है आप देखते हैं कि अभी 3 साल हो गए हैं, ये क्राइसिस का शिकार रहा है, लिम्बो का शिकार रहा है, कोई डील नहीं हो पा रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोरिस जॉनसन, पहले कैमरॉन ने रिजाइन किया, थेरेसा मे ने बहुत कोशिश की कि डील करे, नहीं कर सकी, फिर उसको भी जाना पड़ा, फिर बोरिस जॉनसन आया, फिर वो भी कुछ नहीं कर सका, फिर री इलेक्शन हुए, अब जो है वो बोरिस जॉनसन इलेक्शन विन करके दोबारा आ चुका है। लेकिन उसको जो है, जो बोरिस जॉनसन है, उसके लिए कुछ मिसाइल होंगे और वही मिसाइल उन्हीं के ऊपर, डिफरेंट कंसिडरेशंस के ऊपर, वे फॉरवर्ड के ऊपर, सजेशंस के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज को उसको ज़हन में रखना पड़ेगा। अब आपको ये बात भी ज़हन में रखनी है कि जनवरी 31, इसी महीने की जो आखिरी तारीख है, उसके साथ ही जो ब्रेग्जिट का टाइम है वो खत्म हो रहा है, यानी ब्रेग्जिट इफेक्ट ले लेगा, उसके साथ अफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जो आर्टिकल 50 की हमने बात की थी कि उसके साथ तहत विड्रॉ किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो जॉनसन को फेस करना है वो है कि यूरोपीय यूनियन के साथ एक नया रिलेशनशिप, उसके ऊपर वो नेगोशिएट कर सके, जिसको आप कहेंगे डील, पोस्ट ब्रेग्जिट डील, के यूरोप का यूनाइटेड किंगडम के साथ रिलेशन क्या क्या होगा, कस्टम से मुतल्लिक क्या होगा, लेबर से मुतल्लिक क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिस से मुतल्लिक क्या होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी से मुतल्लिक क्या होगा, शेंजन जोन से मुतल्लिक क्या होगा, करेंसी से मुतल्लिक क्या होगा, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनके ऊपर हमने बात की थी अपने ब्रेग्जिट के लेक्चर के ऊपर। प्रोसेस गॉट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट 3 days आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन के 3 दिन के बाद जनाब बोरिस ने ऐलान मारा कि वो एक नया लॉ बनाएगा और उस लॉ के तहत जो है वो पोस्ट ब्रेग्जिट का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो दिसंबर 2022 से नहीं बढ़ाएगा। अब जब उसने ये ऐलान किया कि एक नया लॉ बना के मैं उस पीरियड को लिमिट कर दूंगा दिसंबर 2020 तक, उसके फौरन बाद हमने देखा कि वहां की मार्केट्स में पैनिक क्रिएट हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लंप आया। रीजन क्या थी? क्योंकि मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती हैं ब्रेग्जिट में, जो भी डेवलपमेंट होती है, इलेक्शन हुए उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स, वहां की इकोनॉमी रिवाइव हुई, मार्केट्स में, वहां की स्टॉक एक्सचेंज में इंप्रूवमेंट आई। ये प्रोसेस यूके में हुआ, यूरोपीय यूनियन में भी ये प्रोसेस हुआ। तो अब ये स्लंप इसलिए आया क्योंकि ब्रेग्जिट के साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अटैच है और जो मार्केट्स हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इमेजिन कर सकते थे, वो समझ रहे थे कि विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months ये डील करना आसान नहीं है। और जब बोरिस जॉनसन ने ये बात की कि हम 12 महीने में एक लॉ बनाएंगे और 12 महीने के अंदर जो है वो हम लिमिट कर देंगे कि हम डील साइन करें, और अगर वो डील 12 महीने में साइन ना कर पाए तो लॉ के मुताबिक जो है वो 12 महीने के बाद विदाउट डील इनको एग्जिट करना पड़ेगा। अब विदाउट डील अगर एग्जिट करते हैं ये तो अनसर्टेनिटी है, और अगर अनसर्टेनिटी है तो इसका मतलब फिर क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये इकोनॉमिक क्राइसिस यूके के लिए भी हो सकता है और यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक के लिए भी हो सकता है जिनकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हाईली जो है वो रिलाई करती हैं यूके के साथ ट्रेड के ऊपर। अब डील और नो डील के फिर इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। अब बोरिस जॉनसन के लिए जो है वो ब्रेग्जिट के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा केयरफुल पाथ है जो उसको ट्रेड करना है। बोरिस की स्टेटमेंट ने पैनिक कॉज किया क्योंकि ये अनरियलिस्टिक डेडलाइन है और इसकी वजह से जो है वो अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। अगर हम देखते हैं कि जॉनसन साहब अगर ऐसा लॉ पास करते हैं और उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, वो ऐसा लॉ पास कर सकते हैं। मैंने बात की इलेक्टिव डिक्टेटरशिप की। इट मींस ही कैन रिपील हिज नेगोशिएटिंग डेडलाइन एज इजीली
थ्रू अ लॉ, तो वो अपनी नेगोशिएशन की जो डेडलाइन है उसको भी रिपील कर सकता है। जॉनसन नीड्स टू मेक नेगोशिएशन प्रोसेस नॉन कंट्रोवर्शियल, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब हमने देखा जिस वजह से थेरेसा मे की गवर्नमेंट को घर जाना पड़ा, जिस वजह से बोरिस को इलेक्शंस की कॉल देनी पड़ी, वो रीजन यही थी कि यूरोपीय यूनियन के साथ ये लोग डील साइन नहीं कर पा रहे थे। अब इस तरह का अगर लॉ बना के या इस तरह के आप ऐलान करते हैं, इस तरह के आप प्रोनाउंसिएशंस या प्रोनाउंसमेंट्स करते फिरते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि बोरिस जॉनसन बहुत ज्यादा फाउल माउथ है, वो हादम रिजवी जैसा है, वहां का हादम रिजवी आप उसको समझ लें। तो इस तरह के जब आप डिसीजंस लेंगे तो फिर मार्केट्स उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। और ब्रेक्जिट कोई एक मीनियल सा या कोई पेटी सा अफेयर नहीं है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये शायद यूरोपीय यूनियन की जो इंटीग्रेशन की हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। रिकवरी इन बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट एडिशनल टैक्स रेवेन्यूज, क्योंकि ये अगर इन्वेस्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस शो करेंगे तो फिर उसकी वजह से रेवेन्यूज बढ़ेंगे, और रेवेन्यूज अगर बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर सकेगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर सकेगी पब्लिक सर्विसेज के ऊपर तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस अगेन गवर्नमेंट में बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी होगी, सोशल स्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको अगले इलेक्शन में भी फायदा होगा। और ब्रिटेन में जो हमने देखा कि पिछले 2 साल से जो वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, इस तरह की अनसर्टेनिटी नहीं होगी, पॉपुलिस्ट का राइज भी नहीं होगा। ब्रिटेन हैज टू प्रूव दैट फैंटास्टिक ब्रेक्जिट डील, ये प्रॉमिस किया था जनाब हजरत मौलाना बोरिस जॉनसन साहब ने, रियली ब्रिंग्स सम इकोनॉमिक डिविडेंड्स टू ब्रिटेन। ब्रिटेन को प्रूव करना है कि ये जो डील होती है इसकी वजह से ब्रिटेन को कोई फायदा हो। अगर फायदा नहीं है तो फिर डील का मकसद ही फोत हो जाता है। क्योंकि ये क्यों करना चाहते हैं ब्रेक्जिट के पीछे रैशनल क्या था, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, आपने उस कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना है। अवॉइडेंस ऑफ रप्चरिंग ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन, इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यूरोप के साथ इनके रिलेशंस कंप्लीटली क्रैश ना हो। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या जो पैनिक है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी और जिसकी वजह से ब्रिटेन को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। जो कंटेंशियस इश्यूज हैं जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का मामला है, एग्रीकल्चर है या फिशिंग का है, इनको बाद में डिसाइड करना चाहिए। नेगोशिएशन के इनिशियल लेवल्स के ऊपर जो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट को टैरिफ फ्री ट्रेड का जो मामला है मैन्युफैक्चरर्स से मुतल्लिक, इनको पहले टैरिफ के अफेयर को पहले डिसाइड करना चाहिए। ऐसे इश्यूज को पहले डिसाइड करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए जो आसानी से किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज या एग्रीकल्चरल मैटर्स उनको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन 12 मंथ्स की जो डेडलाइन बोरिस जॉनसन ने जो आते साथ ही इलेक्शन ऐलान किया, ट्रंप की तरह से ये भी इलेक्शन करते फिरते हैं। ट्रंप ट्विटर पे ऐलान करता है और ये जनाब जो है वो इन्होंने आते साथ ही ऐलान कर दिया। तो इस तरह के जो डिसीजंस होंगे या इस तरह के जो प्रोनाउंसमेंट्स होंगी वो डोंट बोर्ड वेल फॉर ब्रेक्जिट और फ्यूचर ऑफ द ब्रिटेन। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है गेट ब्रेक्जिट डन का जो नारा इन साहब ने लगाया और जिसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन विन किया, जॉनसन ने इस स्लोगन के ऊपर इलेक्शन विन किया, सो ही शुड कंसंट्रेट ऑन डोमेस्टिक इश्यूज लाइक हेल्थ, लाइक क्राइम, लाइक ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिकली अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट मिलेगी। ब्रिटेन वुड हैव टू हैंडल विद केयर पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लाइक, अब कुछ पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इश्यूज यूनाइटेड किंगडम में हैं, जैसे कि सर्विस इंडस्ट्रीज का मामला है, रेगुलेशंस का मामला है, इमिग्रेशन का मामला है। अब इमिग्रेशन को आप कंपेयर यहां से करें कि ब्रिटेन जो है वो इमिग्रेशन के खिलाफ है और इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है ब्रिटेन की। जर्मनी ने जहां पर तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो इमिग्रेंट्स को जो मिडिल ईस्ट से जा रहे थे 2016 में, 2017 में और 2018 में, उनको जर्मनी ने करीब 1 मिलियन के करीब लोगों को एक्सेप्ट किया एज इमिग्रेंट्स इनसाइड जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम में कोई 25,000 के करीब लोगों को एक्सेप्ट किया। तो इमिग्रेशन जो है वो यूके में एक बहुत कंटेंशियस इशू है। जॉनसन मस्ट स्ट्राइक अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन रियलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ब्रेक्जिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल अनस्टेबिलिटी होती है, तो फिर हम देख रहे हैं कि ब्रेक्जिट के रेफरेंडम के बाद से जो वहां पे इंस्टेबिलिटी और जो वहां पे केओस चल रहा था, वही केओस फिर खुद को रिपीट करेगा और हिस्ट्री फिर रिपीट करेगी। फिर इन इलेक्शन से जो ब्रेक्जिट ने गेन्स हासिल किए हैं या ब्रिटेन ने गेन्स हासिल किए हैं, वो
लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे और ब्रिटेन ऐसी सूरत में फिर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। जॉनसन की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इट वाज मेनली ड्यू टू फॉर्मर लेबर वोटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स। लेबर वोटर्स के वोट की वजह से जो है वो, जो पहले लेबर के वोटर्स थे उनकी वजह से इसकी पार्टी जीती है। whose factories are highly dependent on trade with Europe, इनको नहीं छेड़ना चाहिए बोरिस जॉनसन के लिए। If these regional economies are risked by a breakdown in European Union trade relations, अगर इनको रिस्क किया जाता है तो ये जो है वो बोरिस जॉनसन या कंजर्वेटिव पार्टी के लिए एक सुसाइड होगी। तो ये जो है वो एक केयरफुल पाथ है जो ब्रिटेन को और बोरिस जॉनसन की पार्टी को ट्रेड करना है। ब्रिटेन्स मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स वुड वेलकम हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, जो कि यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट कन्वेंशन जो डिमांड करते हैं, इसके ऊपर जो है वो बात हो चुकी है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो जनाब आपको नजर आ रहे हैं, ये है जनाब बोरिस जॉनसन साहब। सर्वाइवल ऑफ यूके के लिए अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड में हम देखते हैं कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुए उसमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने काफी इंप्रेसिव विक्ट्री हासिल की है। अब अगेन इट डज नॉट बोर्ड वेल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिटेन, बिकॉज स्कॉटिश नेशनल पार्टी और स्कॉटलैंड में जो है इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम की बातें चल रही हैं, और इवन वेल्स में और इवन लंदन में और जो न्यू इंग्लैंड है इनमें भी इवन ये जो स्कॉटिश नेशनल पार्टी या जो स्कॉटलैंड का जो इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम है और इंडिपेंडेंस की जो वेव है, इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो अगर स्कॉटलैंड जो है, जस्ट इमेजिन कि एक इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम में स्कॉटलैंड अगर डिसाइड करता है कि उन्होंने स्कॉटलैंड को एक अलग स्टेट के तौर पे जो है वो इंडिपेंडेंट कर लेना है या सेपरेट करना है, तो फिर जो है वो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो मजबूर हो जाएगी कि वो स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेटस अता कर दे और स्कॉटलैंड एक अलग कंट्री बन जाए। वीकनिंग ऑफ प्रो ब्रेक्जिट यूनियनिस्ट पार्टीज इन नॉर्दर्न आयरलैंड, अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो ब्रेक्जिट की जो प्रो ब्रेक्जिट यूनियनिस्ट पार्टीज हैं वो कमजोर हुई हैं। अब नॉर्दर्न आयरलैंड का इशू भी जो है वो ब्रिटेन के लिए कंटेंशियस है, बिकॉज नॉर्दर्न आयरलैंड चाहता है कि वो यूरोपीय यूनियन की जो कस्टम्स यूनियन है उसका पार्ट रहे। ब्रेक्जिट के पीछे जो प्राइम मोटिवेटर था वो ये था कि कस्टम यूनियन को हमने छोड़ना है। लेकिन अगर आप रेफरेंडम देखें तो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो रिमेनर्स थे उनकी सपोर्ट ज्यादा थी, उनका वोट ज्यादा था। लेकिन ओवरऑल चूंकि अगर आप यूके की बात करें तो ओवरऑल 52% ने लीव के हक में वोट दिया। तो इस वजह से जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड का और जो रेस्ट ऑफ द ब्रिटेन है उसके बॉर्डर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बॉर्डर के ऊपर इमिग्रेशन कंट्रोल्स ले आते हैं, कस्टम कंट्रोल्स ले आते हैं, टैरिफ बैरियर्स ले आते हैं, तो ये वो चीज है जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड अलाउ नहीं करेगा और नॉर्दर्न आयरलैंड की वहां की जो रीजनल पार्लियामेंट है वो इसके बहुत खिलाफ है। तो अब ये इशू जब तक ये रिजॉल्व नहीं कर पाते, ये एक और ट्रिकी इशू है जो कि ब्रेक्जिट की सूरत में रिजॉल्व करना होगा बोरिस जॉनसन की पार्टी को। इफ यूके फेसेस अ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो नेक्स्ट जो स्कॉटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे 2021 में, उसमें जो है वो सेपरेशन भी हो सकती है। फिर जो है वो जॉनसन के लिए एक रेफरेंडम रजिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का। दिस माइट लीड टू अ कैटालोनिया स्टाइल कन्फ्रंटेशन। कैटालोनिया में आपने देखा कि क्या हुआ, किस तरह से स्पेन ने क्रैकडाउन किया चार्ल्स पुजमे की गवर्नमेंट के ऊपर, और किस तरह से जो है वो कैटालोनियन क्राइसिस जो है वो अभी तक सिमर कर रहा है, वहां पे चीजें अभी तक जो है वो सेटल नहीं हुई। दिस माइट एको इन नॉर्दर्न आयरलैंड, और यही बात जो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी हो सकती है। फिर एक वक्त अगर यही बातें ऐसे होती रही तो एक वक्त ऐसा होगा कि जब ब्रिटेन के नाम पे सिर्फ लंदन को ही जो है वो दुनिया इंग्लैंड कहेगी या ब्रिटेन कहेगी या यूनाइटेड किंगडम कहेगी, फिर ना तो किंगडम रहेगा और ना ही ये यूनाइटेड रहेंगे। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूं। आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, एनालाइज द इंपैक्ट्स ऑफ अ नो डील ऑन फ्यूचर ऑफ ब्रेक्जिट एंड ब्रिटेन। नाइस वीकेंड, से जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।